मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। हॉरोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि आपकी शादी को रोकना आरंभ कर देते हैं। जो ग्रह शादी कराने के लिए एक समय पर एक्टिवेटेड होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुतों को भ्रम होता है कि मैं तो कितना सुंदर था या मैं कितना हैंडसम था और सुंदर थी, लोग मेरे पीछे थे, मैं जब चाहूंगा तब शादी हो जाएगी। स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि शादी में विलंब क्यों हो रहा है कि यार मेरी जो वाइफ या हस्बैंड होना चाहिए वो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। बढ़ गया। पहले कुंडली से पता लग जाता है कि शादी के बाद भाग्य बदलेगा या नहीं, तो इससे भी शादी में रुकावट आती है। कितना सच है? बहुत कम सच है। शादी के भाव में बैठेगा तो आपको मांगलिक बना देगा और आपकी शादी के अंदर विलंब कर देगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। ये पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां ज्योतिष को लेकर बहुत सारी बातें लगातार हम लोग करते हैं। बहुत सारे मिथ होते हैं ज्योतिष को लेकर जो इस पॉडकास्ट में हम आपके दूर करते हैं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट रहते हैं वो आज की डेट में एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें आप एक लंबे दशकों से जानते हैं। तकरीबन 30-40 सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है। ज्योतिष के माध्यम से लगातार लोगों के जीवन को उन्होंने बदला है। और अब पॉडकास्ट जब उनके आप लोग देख रहे हैं तो कैसे उनके जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आ रहा है, कमेंट्स में आप लोग सुनते होंगे। हर कोई ये कहता है कि आपका पॉडकास्ट देखा, आपके उपाय करे, आपसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया तो जीवन के अंदर परिवर्तन आया। आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आज का जो हमारा खास टॉपिक है इस पॉडकास्ट का वो है शादी को लेकर, विवाह। आमतौर पर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरी शादी कब होगी, मेरी लव मैरिज होगी या मेरी अरेंज होगी, शादी के बाद लाइफ के अंदर सुख मिल पाएगा या नहीं, या डाइवोर्स हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे 2025 जब से लगा तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा कि 2025 में बहुत सारे डाइवोर्स होंगे, जिनकी शादियां उन्हें टूट सकती हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन आज हम बहुत सारे मिथ भी यहाँ दूर करेंगे और कुछ ऐसे रेमेडीज भी देंगे जिन्हें कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य विनय बजंगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, जैसा आपके बारे में कहा कि लोग लगातार कमेंट्स करके बताते हैं आपके पॉडकास्ट में कि आपने जो उपाय बताए, जो कुंडली उनकी देखी, उन्हें बहुत फायदा मिला और हमें भी बहुत मजा आता है आपके साथ पॉडकास्ट करने में। एक बार फिर आपके साथ बैठे हैं पॉडकास्ट करने में और आज का जो हमने टॉपिक निकाला वो शादी को लेकर। आज के डेट में यूथ बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे पहले लोग परेशान रहते थे अपने बिजनेस और करियर को लेकर, लेकिन अभी ना मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान है। तो मेरा पहला और सटीक सवाल आपसे यही है, आज के डेट में ना जो लोग परेशान है शादी को लेकर, कहाँ दिक्कत आ रही है? कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, जिस वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि शादी हमारी वजह से रुकी हुई है जी। यानी कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते इसलिए शादी नहीं हो रही है। अच्छा। लेकिन होता यह है कि हम अनजाने में अपनी हॉरोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि आपकी शादी को रोकना आरंभ कर देते हैं। फर्ज कीजिए कि एक आदमी है, वो सोचता है कि मेरी नौकरी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी तो मैं उसके बाद शादी करूंगा, या कोई लड़की है वो सोचती है कि मैं इतना पढ़ लूं, मैं वहां पहुंच जाऊं। जब हम ये सब बातें अपने जहन में रखते हैं तो होता यह है कि जो ग्रह शादी कराने के लिए एक समय पर एक्टिवेटेड होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर जब हमको लगता है कि हमारी शादी होनी चाहिए तो सिर्फ आप ही को लगता है कि आपकी शादी होनी चाहिए, ग्रहों को लगता ही नहीं है कि आपकी शादी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो विलंब से कराने वाले ग्रह हैं, जैसे शनि ग्रह है, वो कुंडली के अंदर एक्टिवेट होता है। कहीं से कहीं हमको जो है एक कॉन्फ्यूजन देने वाले ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि राहु है, वो कॉन्फ्यूजन देता है, वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान जो है वो हमको शादी करने के लिए रोक देता है, यानी कि हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या इससे नहीं हो सकती या उससे नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शुक्र भी आपके साथ दगा करता है। जी हाँ, दगा करता है, यानी कि आपको किसी डाल देगा एसोसिएशन के अंदर, आप किसके साथ जो है वो प्रेम संबंध के अंदर होंगे। वो प्रेम संबंध कुछ समय चलेगा और जब तक आप उस प्रेम संबंध के साथ कंफर्टेबल होंगे, आप सोचते होंगे कि अब जो है वो शादी का वक्त आ गया है, मुझे इससे कह देना चाहिए कि शादी करते हैं। उसी समय वो प्रेम संबंध टूट जाएगा और आप जो है बिल्कुल नितांत अकेले हो जाएंगे, यानी कि इमोशनल एग्जॉस्टेशन आपका हो जाएगा। तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे इमोशनली, आप दोबारा एसोसिएशन में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको 1-2 साल चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए और इस कारण से विलंब होना शुरू हो जाएगा। यानी कुंडली के अंदर सिर्फ किसी एक ग्रह के ऊपर हम ये दोष नहीं दे सकते। हम दोष नहीं देंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आपने कौन कौन से ऐसे ग्रह नेगेटिव रूप से एक्टिवेट कर दिए हैं जो कि आपकी शादी के अंदर विलंब कर रहे हैं। और मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा है आमिर कि चंद्रमा और सूर्य जो हैं वो भी
आपकी शादी के अंदर विलंब कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, चंद्रमा का मतलब आपका मन ही नहीं होता, आपकी माँ होती है। ओके। सूर्य का मतलब आपका कॉन्फिडेंस, जी। आत्मविश्वास ही नहीं होता, आपके पिता भी होते हैं। हम्म, मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहां पर माँ बाप को एक समय के बाद ये लगना आरंभ हो जाता है हाँ। कि अगर मैंने इस बच्चे की शादी कर दी हम्म, तो मेरा कौन देखेगा, मेरे बिल्कुल मेरे ट्रू साथ ट्रू। जो है अन्याय ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, हम्म, जो कि मेरा इस समय बहुत अच्छी तरीके से मेरा बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा है या कर हाँ रही है, शादी के बाद ये मेरे से उन्मुख हो जाएगा और मुझसे जो है बात नहीं करेगा या फिर नहीं करेगी। तो बहुत बार वो भी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें रख देते हैं सामने जो कि मिलती नहीं है। यानी कि लड़की कहेगी मुझे शादी करनी है तो कहेंगे कि इस भाई हमको इस बिरादरी का चाहिए, इस एजुकेशन का चाहिए, इससे कम तो हम शादी करेंगे नहीं। जी। और इस कारण से क्या होता है कि वो शादी होती नहीं है, डिले होने लगती है। तो डिले होने लगती है, बल्कि डिनायल मोड पे आ जाती है। ट्रू क्योंकि ट्रू। एक बार एक्टिवेटेड आपके जो ग्रह हैं हाँ डीएक्टिवेट हो जाएं जी। तो एक समय के बाद वो ऐसे सुप्तावस्था में चले जाते हाँ हैं कि उनको फिर दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। जी। तो पहले तो शादी के अंदर विलंब होता है हाँ। और फिर विलंब जो है वो फिर डिनायल मोड के अंदर भी चला जाता है। तो मैं उन सब लोगों से जो कि इस समय 28, 30, 32, 35 साल के हो रहे हैं या 40 साल के भी हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि अभी तक हमको सही प्रकार से लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही है या फिर हमको जो जैसा स्पाउस चाहिए वो नहीं मिल रहा, जी। तो उनको अपनी कुंडली की अच्छी तरीके से पड़ताल करानी चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि कौन से ग्रह जी। एक्टिवेटेड थे हाँ जो कि डीएक्टिवेटेड हो गए। क्योंकि बहुतों को भ्रम होता है कि जी। मैं तो कितना सुंदर था या मैं कितना हैंडसम था और बिल्कुल। सुंदर थी, लोग मेरे पीछे थे, मैं जब चाहूंगा तब शादी हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता नहीं है। रिश्ते नहीं आप बनते बिल्कुल। जिसकी तरफ अप्रोच करते हैं वही आपको जो है नकार देता है। तो कुंडली का दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखना बहुत जरूरी है हाँ कि कौन सा ग्रह जो है इस समय खेला कर गया है, कौन सा ग्रह जी जो जी। है वो परेशानी के अंदर जो है वो आ हाँ गया है। अच्छा, जैसा आपने कहा ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपके पास कोई आता है कि पंडित जी मेरी तो शादी नहीं हो पा रही है, अब मैं क्या करूं, तो आप जब ऐसा कोई बंदा आता है तो उसकी कुंडली में क्या एनालाइज करते हैं? क्या उसकी कुंडली में ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि शादी में विलंब क्यों हो रहा है या शादी कब होगी, किससे होगी, ये सब लिखा होता है कुंडली में? बिल्कुल। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एनालाइज करके बताता हूं मैं जी। आपको। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, हाँ। तो मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हो रही है, व्हाट अच्छा। इज द पर्पस। तो बहुत बार क्या होता है कि रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, हाँ। ये एक अलग बात हो गई। और बहुत बार क्या होता है कि उसको कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा होता। हम्म, तो मैं बात करता हूं जिसको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा होता कि ठीक भाई है। तुम क्या चाहते हो, जी। कैसी लड़की या लड़का चाहिए। कहता है मुझे लड़का ऐसा चाहिए, हम्म, इस प्रकार से चाहिए, वो चाहिए, मैं घर में अकेली हूं या अकेला हूं तो उसको ये सपोर्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस प्रकार से जो है उसकी आमदनी होनी चाहिए, या वो मेरे घर के अंदर ही रहना चाहिए, उसको कुछ और करना नहीं चाहिए। तो मैं उसकी कुंडली पढ़ के ये बताने की चेष्टा करता हूं कि तुम जो ये सब सोच रहे हो जी। इसमें से कौन कौन सी बातों को तो टिक कर लो, हम्म, ये मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी बातों पे कांटा लगा लो ताकि आप जो हो अपनी सोच के बॉर्डर्स को ठीक कर लो। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि मेरी शादी जो है ना वो किसी आईएएस से होनी चाहिए हम्म, या ऐसी लड़की या लड़के से होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा कमाता हो, 1 लाख 2 लाख महीने का पैकेज हो। तो ये सब चीजें जो हैं वो शादी के अंदर अवरोध पैदा करना आरंभ कर देती ट्रू। हैं। और खास तौर से मैंने देखा कि आजकल के जमाने के अंदर जी। जब हर ऑफिस के अंदर आप ये समझिए कि लड़के लड़की समान रूप से काम करते जी। हैं, तो व्यक्ति की जो है सोच उस ऑफिस में काम करने वाली लड़की लड़की की तरफ होती है कि यार मेरी जो वाइफ या हस्बैंड होना चाहिए वो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, जी। जबकि उसकी कुंडली के अंदर लिखा कुछ और होता है। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि खराब लिखा हुआ, मैं हाँ कहता हूँ कि कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो कुछ और मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, यदि तुमने ये अपनी चीजों को ठीक नहीं किया, हाँ। रीअलाइन नहीं किया, हम्म, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये जो शादी के अंदर एक विकट योग बना हुआ है हाँ जिसके अंदर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा जो है ये मेरे को ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा और वो व्यक्ति नहीं मिलता, तो ये नो मैरिज योग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ओके। बहुत सारे हॉरोस्कोप्स होते हैं जिसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया हाँ कि डिफरेंट ग्रह
पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, किसी के अंदर परेशानी होती है, कोई मेडिकली अनफिट होता है, या फिर उसको लगता है कि ये चीज पहले मेरी ठीक हो जाए फिर हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाऊं पहले, मैं अपने बच्चों तक के लिए जो है पहले पैसे जुटा लूं, उसके बाद शादी करूंगा। तो ये सब चीजों को जो है एक बार रीअलाइन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये चीज जो है वो ऐसे रीअलाइन कर लो तो तुमको जो अपना मिस्टर राइट या मिसेस राइट है वो मिल जाएगी, वो इजीली। अच्छा सर, एक चीज और मैं इसमें समझना चाहता हूँ, जब बंदा शादी करने का प्लान करता है तो वो क्या 2 या 4 साल पहले अपनी शादी के प्लान से किसी ज्योतिष या कुंडली एनालाइज करा सकता है, जिससे उसे ये पता लग जाए कि उसके कौन से ग्रह पीड़ित है, अगर उसे शादी 4 साल बाद करनी है तो कौन सी उपाय कर ले जिनसे उसकी जो शादी में प्रॉब्लम सारी विलंब आ रहा है वो दूर हो जाए? क्यों नहीं। मैं तो कहता हूं कि जब कुंडली दिखाओ तो कम से कम और कुछ पूछो ना पूछो, शादी की बात तो पूछ ही लो कि मेरी जो जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, जी। और क्या चीज होगी उसके अंदर, क्या क्या चीजें मुझे देखनी चाहिए, क्या क्या नहीं देखनी चाहिए। शादी के अंदर अवरोध है या परेशानी है, वो तो जब कुंडली हम पहली बार किसी की बनाते हैं बचपन में, छठी के दिन, उसी दिन पता चल जाता है कि इसकी शादी के अंदर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तभी से आप पढ़ सकते हैं कि कब आएगी, कैसे आएगी। और यदि पहले से आपके चक्षु खुले हुए हों कि ये दिक्कत आने वाली है, तो उसका उपाय, उसका निवारण यदि आप पहले से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उपाय का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी पूजा पाठ करनी है, आपको ये समझना है कि किस प्रकार का जीवन साथी आपको ढूंढना है और उसका परिवेश क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इस आसरे बैठे रहते हैं कि हमको नाते रिश्तेदार बता देंगे। बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे हमने फलाने ऐप के ऊपर हम अकाउंट बना तो रखा है, वहीं से हमको पता लग जाएगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैंने 4-5 ऐड का एक पैकेज ले लिया है न्यूज़पेपर में, मुझे वहां से पता लग जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली का 11वां भाव अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको ये मिलेगा कहां से आपका जीवन साथी। अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे जीवन साथी कहां से मिलेगा, कितनी दूर होगा और कितनी पास आके रहेगा, मुझे कहां लेके जाएगा शादी के बाद, ये सारी बातें पता जब लग जाएंगी आपको, तो आपका जो देखने का रिश्ता देखने का जो नजरिया है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। यानी कि फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ये लड़का कम कमा रहा है या ज्यादा कमा रहा है। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसकी शादी है और वो शादी करना चाहता है, और आप सोचते हो कि वो लड़के का पैकेज कम से कम 10 लाख का होना चाहिए, और वो लड़का कमाता है मान लीजिए 4 लाख रुपए, तो कम से कम ये तो देखो कि तुम्हारे साथ उसकी जब भाग्य जुड़ेगा तो वो 10 लाख पे कब तक पहुंचेगा। हो सकता है कि 6 महीने में पहुंचने वाला, हो सकता है 2 साल में पहुंचने वाला हो। तो यदि वो लड़का अगले साल 2 साल के अंदर 10 लाख के पैकेज पे पहुंचने वाला है, तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, कर लो। तो ये पहले कुंडली से पता लग जाता है कि शादी के बाद भाग्य बदलेगा या नहीं? बिल्कुल, आपका भाग्योदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका भाग्य आपस में बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, ये सब बातें पता लगनी आरंभ हो जाती हैं। जब आप इन सबको एक बार डिकोड कर लेते हो तो वो एक बहुत सिंपल तरीका हो जाता है शादी को निष्पादित करने का, यानी कि सेलेक्ट करने का और उसके बाद उसको निष्पादित करने का। तो जब आपके पास ये साइंस उपलब्ध है, आपको जब ये पता है कि एक एक चीज, यानी कि ससुराल कैसा होगा, ससुराल आपसे ऊंचा होगा कि नीचा होगा, आपका होने वाला हस्बैंड या स्पाउस या वाइफ फॉर दैट मैटर वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो आपसे प्रेम कितना करेगा या करेगी, ये सारी बातें जो हैं वो पता लगी जा सकती हैं। उसके बाद वो दूर होगा या पास होगा, उसका प्रदेश कौन सा होगा, वो नौकरी के लिए आपकी नौकरी छुड़वाएगा या आपकी नौकरी को बढ़वा देगा, ये सब बातें जो हैं वो आपको हॉरोस्कोप के माध्यम से पता चल जाती हैं। तो जब ये पता चल जाती हैं तो उसका उपयोग करके जो एक परेशानी वाली बात है कि आपको लगता है कि ये लड़का ठीक है कि नहीं है, वो सारी की सारी बातें सॉल्व हो जाती हैं। तो क्या ऐसा भी संभव है कि किसी की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं होता हो? ये पॉसिबल होता है? देखो, एब्सोल्यूट जीरो हॉरोस्कोप में होता नहीं है। इट इज नॉट जीरो। आप ऐसा नहीं है कि आपके जीरो, आपका योग 5% का, 7% का बहुत हल्का योग होगा। मान लीजिए कि शादी का प्लैनेट्स हैं या शादी का भाव है, सप्तम भाव सब जानते होंगे, और नवांश देखें, D9 चार्ट देखें, उसके अंदर मान लीजिए जमावड़ा है सारे के सारे नेगेटिव ग्रहों का। सारे नेगेटिव ग्रह जो हैं वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं होने देंगे, या शादी का हम जो योग है उसको अवयोग के अंदर बदल देंगे। तो मान लीजिए शनि भी लगा हुआ है, मंगल भी लगा है, राहु भी लगा है, किसी तरीके से केतु भी लगा हुआ है, सूर्य भी लगा हुआ है, सारे के सारे जो मेलेफिक ग्रह होते हैं वो शादी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुपिटर अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से दे रहे होंगे। नहीं दे पा रहे होंगे तो छुप के दे रहे होंगे, यानी किसी दशा में दे रहे होंगे। शुक्र कहीं ना कहीं पर बैठ के आनंद कर रहे होंगे,
वो कह रहे होंगे कि मैं यहां से इस तरीके से लिबरेट कर दूंगा। मरकरी कहीं ना कहीं से लिबरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जब हम कहते हैं कि इस कुंडली के अंदर नो मैरिज योगा है, जी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एब्सोल्यूट जीरो है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत हल्का है, हम उसको प्रगाढ़ करना है। अब अच्छा। प्रगाढ़ कैसे करना है? मान लीजिए कि आपको चोरी करनी है। आप बचपन में अपने घर के अंदर आपकी माँ ने कुछ बहुत अच्छा पकवान बनाया है, तो आपको वो लेना है, पर माँ ने कह रखा है कि मैं दूंगी नहीं, सब भाई बहनों में इक्वल बांटूंगी। तो आपको वो चोरी करना है। कैसे करेंगे? जी। आप ये देखेंगे कि मेरी माँ सो गई, घर हम्म। में कोई है नहीं, जी। पिताजी देख नहीं रहे हैं, भाई बहन खेलने चले गए हैं। हाँ। तो फिर आप धीरे 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 जाएंगे जहां पर उन्होंने रखा होगा, अमृतपान खोलेंगे, उसमें से वो पकवान निकालने की चेष्टा करेंगे। बिल्कुल। तो वो एक योग बनता है। जब आपके पास सब नेगेटिव होता है, तो हमको वो योग खोजना होता है कि कब हमको स्नीक इन करना है, ओके। कब हमको कौन सा ऐसा विंडो मिलेगा जिसके अंदर शादी हो सकती है। हाँ। तो ये हर एक के जीवन में आता है, हर जी। एक के जीवन में ये पॉसिबल है, चाहे कितना भी विकराल नेगेटिव योग क्यों ना हो, कितना भी प्रगाढ़ नेगेटिव योग शादी ना होने का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रे ऑफ होप जरूर होती है। जी। एंड वी एज एस्ट्रोलॉजर्स ट्राई टू एक्सप्लॉइट, ट्राई टू एक्सपैंड दैट रे ऑफ होप। तो उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? अगर किसी के 0% चांस है किसी की कुंडली में कि हाँ जी इसके चांसेस हैं शादी हो सकती है, तो उसको कैसे और प्रबल किया जा सकता है? तो मैं प्रबल का मैंने आपको बताया ना कि कौन रोक रहा है आपकी शादी। आपकी शादी रोक रहा है मान लीजिए शनि, हाँ। मान लीजिए राहु, ठीक। ये दो मिलकर रोक रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि एक प्लेनेट और है सूर्य, वो भी रोक रहा है, और वो प्लेनेट जो है वो आपकी शादी को होने नहीं दे रहे हाँ। हैं। तो हमको ये देखना है कि कब इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अच्छा। कब राहु और जो शनि है और जो सूर्य है जी। ये अपनी इंटेंसिटी कम कर देंगे। इंटेंसिटी कैसे कम होती है? कि मान लीजिए कि उनके ऊपर से कोई पॉजिटिव गोचर होने लग गया। अच्छा। मान लीजिए कि उनकी दशा जो है वो समाप्त हो गई। हाँ। मान लीजिए कि वो जो है उनके जो पॉइंट्स हैं किसी और राशि के अंदर, मान लो अष्टक वर्ग की बात करता हूं, वो कुछ वहां कम हो रहे हैं जहां पर दूसरा एक पॉजिटिव प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। हम उस क्षण को निकालने की चेष्टा करते हैं। जी। जब हम उस क्षण को निकालने की चेष्टा करते हैं और वो अगर डीएक्टिवेटेड है या दे आर ऑपरेटिंग विद मिनिमल एनर्जी, तो हमको जो है वो विंडो मिल जाती है शादी की, और उसके अंदर शादी पॉसिबल हो जाती है। अभी जैसा आपने शनि की बात करी या राहु की बात करी, एक मांगलिक दोष भी होता है जिससे लोग बहुत सारे डरते हैं, कहते हैं कि मांगलिक दोष भी अगर कुंडली में है ना तो इससे भी शादी में रुकावट आती है। कितना सच है? बहुत कम सच है। ऐसा क्यों? बहुत कम सच है, क्योंकि ये एक भ्रांति है और ये एक लोगों को गुमराह करने का एक सिंपल सा पॉलिटिक्स है। मान लीजिए कि मैं जो हूं, मतलब ये जो मेरे जहन की बात है मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जब मैं किसी पंडित जी के पास जाता हूं जो कि कर्मकांडी होते हैं, जो कि पूजा पाठ करते हैं, जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पंडित जी जो भी कर्मकांड करते हैं, उनको बहुतों को ज्ञान भी होता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि थंब रूल पे चलते हैं। अच्छा। अब थंब रूल क्या होता है कि आपका मंगल जो है वो खराब है, वो नेगेटिव काम करता है, ये एक बात है, और शादी के भाव में बैठेगा तो आपको मांगलिक बना देगा और आपकी शादी के अंदर विलंब कर देगा। अब मान लीजिए कि वो किसी एक नेगेटिव शादी के ग्रह में बैठा है, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको मांगलिक दोष है और आपकी परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है, आपकी शादी नहीं होगी। ये बात कुछ हद तक सत्य हो सकती है, लेकिन मंगल कहीं बैठ के आपकी शादी को रोक नहीं रहा। अच्छा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से तुमको कैसे पार पाना है। मान लीजिए कि आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और आपका टीचर आपसे कहता है कि बेटा मैथ्स में तुम कमजोर हो, तुमको 40 नंबर लेकर आने हैं, मैं तुमको पास कर दूंगा। तुमने कोशिश की, नहीं आए, तुमने कहा चलो मैं तुम्हारा बार और कम कर देता हूं, 35 नंबर पे पार कर दूंगा। तो आपको पता है कि मैं अब अपने पूरे के पूरे कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन करूं कि मैं कम से कम 35% नंबर ले आऊं। मैं मैथ्स में कमजोर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा अगर मैं 35-36% नंबर ले आता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कौन हर एक डिग्री के अंदर 100% नंबर लेकर आता है? हर एक आदमी कोई 50 नंबर पे पास होता है, कोई 60 पे, कोई 70 पे, कोई 80 पे। तो मंगल दोष भी ये देखा जाता है कि ये शादी को रोक नहीं रहा, आपकी इंटेंसिटी को या आपके शादी करने के तरीकों को रिफाइन कर रहा है कि आपको क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस करी हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे आलेख लिखे हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है कि मंगल, यदि आप मांगलिक किसी कारण से हैं भी, पहली बात तो आप मांगलिक होते नहीं हैं जिस प्रकार से लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी तरीके से मांगलिक होते हैं,
तो वो शादी के अंदर व्यवधान नहीं कर रहा, वो अच्छा। शादी के अंदर आपको चैलेंज दे रहा है कि ये चैलेंज है, इस चैलेंज को किसी प्रकार से पार करो ताकि तुम उसके उस तरफ पहुंचो और तुम्हारी शादी पहली बात तो हो जाए और उसके बाद आराम से चलनी आरंभ हो। तो मांगलिक कौन होता है, कैसे पता लगता है कि ये इंसान मांगलिक है? जैसा आपने कहा मांगलिक नहीं होते लेकिन हो सकते हैं, आपने दो बातें कर दी। तो देखो ऐसा है कि जो लोग कुंडली पढ़ना जानते हैं या जो पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं उनको ये शायद पता होगा कि मंगल ग्रह होता है, वो पहले भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए या द्वादश यानी 12th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को मांगलिक बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने भाव मैंने बोल दिए, ये मैंने 6 भाव बोल दिए। 6 भाव का मतलब ये हुआ कि मंगल कहीं ना कहीं बैठेगा आपकी कुंडली में। अगर मेरी कुंडली में सप्तम में नहीं होगा तो आपकी कुंडली में होगा, तो यानी कि 50% लोग इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो मांगलिक की श्रेणी के अंदर आ रहे हैं। तो वो दोष है या योग है? पहली बात तो मैं बताऊं कि वो ऐसा गलत है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक ऑल्टरनेट आदमी दुनिया के अंदर मांगलिक कैसे हो सकता है जिसकी शादी नहीं होगी। शादी तो 2-4-5% लोगों की नहीं होती है, बिल्कुल। तो 50% लोगों की शादी ना हो तो मैं मानूं कि मांगलिक दोष की वजह से शादी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंटरप्रिटेशन कि मांगलिक है कि नहीं है वो देखने का तरीका ही गलत है। अगर मंगल अपने घर में बैठा है, अगर मंगल उच्च का है, अगर मंगल नीच का भी है, अगर मंगल अपनी मित्रवत राशि के अंदर बैठा है और इन्हीं भाव के अंदर बैठा है तो मंगल दोष समाप्त हो गया, मंगल दोष बचा ही नहीं उस कुंडली के अंदर। दूसरी बात यह है कि यदि वो मंगल दोष किसी तरीके से उम्र को खत्म नहीं कर रहा या कम कर रहा तो हमको ये देख लेना चाहिए कि भाई वो मंगल एक्टिवेटेड भी है कि नहीं है। मान लीजिए कि हम सोचे हैं कि सांप बैठा हुआ है वहां पर, सांप मरा हुआ है, वो लाख सांप दिख रहा है लेकिन वो तो मरा हुआ है, वो कुछ करेगा ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी केस में 28 साल में और किसी केस में 30 साल के अंदर मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो जब वो सांप मर गया, जब सांप ही मर गया तो हम उसके अपने गर्दन में क्यों इसको झुला रहे हैं उसको, वो मंगल दोष नहीं है। तो मैंने बहुत लोग, कम से कम दसियों हजार लोग जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमको किसी ने बताया था बचपन में, हम तो मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। वो मांगलिक होते ही नहीं है, उनको गलत पता होता है। तो वो दोष नहीं, वो जो दोष है वो दोष नहीं होता बल्कि वो योग की तरह भी काम करता है कि आपको वो पॉजिटिविटी दे सकता है। तो जैसे भी आपने एज की बात करी 28 साल और 30 साल, ये अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो 28 और 30 के बाद ही आपको शादी करनी है। तो क्या शादी से पहले अगर कर लेते हैं तो क्या किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? नहीं, या ये सिर्फ एक मिथ बना रखा है? मिथ नहीं है। बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो ये काम कहते हैं वो कहते हैं देखो शांति से रह लो, जब ये मंगल डीएक्टिवेट हो जाएगा तो शादी कर लेना, तो तुम्हारे घर में कोई कलह नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब आपको पता है कि मेरे कुंडली के अंदर मंगल एक नेगेटिव रूप से एक्टिवेटेड है तो हमको सबसे पहले तो अपना कर्मा करेक्शन करना चाहिए, हमको अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हम कैसे जो है उस मंगल को हल्का करें। और बात ये नहीं है कि 28-30 के बाद मंगल तो कुंडली के अंदर फिर भी रहेगा। हाँ, शादी के भाव के अंदर वो हल्का पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मंगल किस प्रकार से आपको ज्यादा परेशान ना करे, किस प्रकार से वो आपको दिक्कत दे रहा है, उसको कैसे अपने अंदर आपको समावेश करना है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है और आपको मांगलिक बनाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी के ऊपर उग्र होंगे, आप उसके लिए रहस्यमयी हो जाएंगे, आप उसके लिए स्टबन हो जाएंगे, आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, यानी कोई भी बात वो कहेगा या कहेगी आप तुरंत ही गुस्से में आ जाएंगे। तो ये सब बातें जो हैं वो अगर आपके मन मस्तिष्क में रहेंगी तो वो शादी के अंदर कभी भी व्यवधान पैदा कर सकती हैं। तो सबसे पहला कर्मा करेक्शन तो यही है कि आपका यदि मंगल प्रथम भाव में है मान लीजिए, तो आपको ये सारी की सारी चीजों को हल्का करना पड़ेगा, तभी तो शादी चलेगी। अब आप अगर ये हल्का ना करें, आप सोचे कि अब मैं 30 साल का हो गया हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, मंगल कुछ नहीं कर रहा, तो फिर भी कहीं ना कहीं खटास पैदा करना शुरू कर देगा। उस खटास से बचने के लिए कर्मा करेक्शन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज और अब जानना चाहूंगा आपसे, कुंडली के बारे में बात करें, बहुत मजा आ रहा है मुझे इस टॉपिक में बात कर कुंडली में क्या हम ये भी जान सकते हैं कि किसी इंसान का व्यक्ति जो शादी की अगर बात करें कि दूसरे रिलीजन या दूसरी कास्ट की अगर बात करें, ये उसमें होगा, ये कुंडली देखकर पता लग सकता है? मतलब कि आपका मतलब ये है कि शादी जो है इंटरकास्ट होगी या इंटर रिलीजन होगी जी? तो देखो ऐसा है कि भारतवर्ष के अंदर अब जो है वो बाउंड्रीज थोड़ी सी ब्लर होनी शुरू हो गई हैं। अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं तो कास्ट से बाहर जाना ही जो है अपराध माना जाता था जी। आज से 20 साल पहले जो है
कास्ट से बाहर हो सकती है कि आप कर लीजिए, लोगों को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन आजकल भी बहुत लोगों को होती है। बिल्कुल। हाँ, रिलीजन की जो बाउंड्रीज हैं वो अभी भी काफी रिजिड हैं, लेकिन बहुत लोग करते भी हैं। तो कुंडली के माध्यम से ये पता चल जाता है कि आप जो है अपने मन से शादी करेंगे या फिर आप जो है परिवार की सहमति से करेंगे। सबसे पहले तो ये पता चलता है। दूसरी बात ये पता चलती है कि आप अपनी कास्ट में करेंगे या अपनी कास्ट से बाहर करेंगे। तीसरी बात जो आप पूछ रहे थे ये पता चलती है कि अपने रिलीजन से बाहर शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अब होता यह है कि मेरे पास जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और आउट ऑफ रिलीजन शादी करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि सर मेरी शादी इससे हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये बताइए। मैं कहता हूं कि बात यह है ही नहीं कि शादी इससे होगी कि नहीं होगी, बात यह है कि इससे अगर शादी हो जाती है तो चलेगी कि नहीं चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और जो कुंडली को देखने का तरीका भी यही होता है कि लोग आते हैं कि इससे मेरी शादी हो जाए किसी प्रकार से, कौन से उपाय मुझे करने हैं ये बता दीजिए। मैंने कहा ये उपाय हम बता देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शादी मेरी चलने वाली है कि नहीं है। तो चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे वो इंटर रिलीजन हो, चाहे वो इंटर कॉन्टिनेंटल हो हमको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि शादी, ये बात पता लग ही जाएगी कि वो कहाँ करने वाला है, करने वाली है। लेकिन सबसे मूलभूत बात यह है कि वो शादी चल जाए किसी तरीके से, ये देखना बहुत जरूरी है। सर जब आपने 3 चीजें बताई, अगर इंटरकास्ट की मैं बात करता हूँ या लव मैरिज की बात करता हूँ, बहुत से लोग लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज डर रहता है कि मैंने लव मैरिज कर ली, क्या मेरे पेरेंट्स इस लड़की को या इस लड़के को अपना पाएंगे? ये भी कुंडली से पहले देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे शादी करते हैं और माँ बाप उनको जो है वो स्वीकार करते ही नहीं हैं, और बहुतों के माँ बाप जो हैं वो बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं कुछ समय के बाद, 5 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद कर लेते हैं। कुंडली के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं और माँ बाप के अगेंस्ट जाकर आप शादी कर लेते हैं, तो आपके माँ बाप जो हैं वो आपके टर्म्स पे शादी के बाद आएंगे कि नहीं, पहली बात तो ये पता चल जाएगी। दूसरी बात ये भी पता चल जाएगी कि वो टर्म्स में अगर आते हैं तो वो कब आएंगे, यानी कि कितने वर्ष लग जाएंगे उनको आपको अपनाने में या फिर समझने में कि हाँ चलो ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया, अब इनको माफ कर देते हैं। तो ये बात जो है वो पता चल सकती है कुंडली के माध्यम से। सर जब कुंडली के माध्यम से ये पता लग जाती है, एक चीज और होती है जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हमने शादी कर ली, सब कुछ टाइम तक सही चला और उसके बाद तलाक तक नौबत आ जाती है। जब शादी हुई तो पंडित ने कहा, ज्योतिष ने कहा कि सब ठीक है, योग देख लिए, शादी करा दी कि भैया गुण भी मिल गए थे तुम्हारे, अब शादी हो, लेकिन शादी चली नहीं। तो उसमें कौन से ग्रह पीड़ित हो गए जो शादी बाद में टूट जाती है? देखो, ये आप ना इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा रीट्विस्ट करो, क्योंकि पंडित जी जब बताएंगे शादी के बारे में तो वो शादी के 2 साल नहीं बताएंगे, वो पूरी शादी की लेंथ बताएंगे कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। होता यह है कि शादी कराने वाले ग्रह दूसरे होते हैं, शादी को सस्टेन करने वाले ग्रह दूसरे होते हैं। अच्छा। मान लीजिए कि 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही होती, ऐसे बहुत बार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शादी कराने वाले ग्रह दूसरे हैं जी। उनको ठीक तरह से हमको मतलब एक्टिवेट करना है ताकि वो शादी हो जाए। लेकिन शादी की सस्टेनेंस जो है, यानी मेंटेनेंस, यानी कि लॉन्जिविटी ऑफ दैट मैरिज, वो दूसरे ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती है। तो शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गोल्स सारे अचीव कर लिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी कि अभी तो अगला आपको देखना है कि क्या होगा, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। और ये शादी करने से पहले जरूर देखना चाहिए। जब मैं कुंडली मैचिंग करता हूँ या जब मैं कुंडली को मिलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सबसे पहले तो ये देखने का मन करता है कि इनकी शादी जो है वो ये जो करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, वो बाद में कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी या चलेगी भी तो कौन कौन से वर्ष के अंदर परेशानी आएगी। मैं उनको आगाह करता हूं कि भाई इस वर्ष के अंदर ये परेशानी आने वाली है, इस वर्ष में ये परेशानी आने वाली है, अगर तुमने इसको पार नहीं लगाया तो शादी टूट जाएगी। सर कुंडली, एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अब ये है कि कुंडली से आप क्या ये भी बता सकते हैं किसी से उसका जो जीवन साथी है, पूर्व जन्म में उसके क्या रिश्ते थे, किस तरह के संबंध थे, क्या आध्यात्मिक रिश्ते थे, ये कैसे पता लगता है किसी की कुंडली से? देखो कैसे पता चलता है, ये तो एक ज्योतिष को समझने वाला या जिसको इस ज्ञान के बारे में पूर्णता से उसने अपने अंदर उतारा हुआ है वो समझ पाएगा। लेकिन
आपके कुंडली के माध्यम से ये जरूर पता चल सकता है कि जिसके साथ आप ये कुंडली मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं या कुंडली को शादी करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो आपके पिछले जीवन का कोई साथी था या नहीं था, उसके साथ आपका प्रेम संबंध था कि नहीं था, वो आपका जीवन साथी बना था कि नहीं बना था, ये सब बातें पता लगाई जा सकती हैं। और ये भी पता लगाया जा सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए उत्सुकता रहती है उन लोगों को कि हम लोगों की शादी तो हो गई है और हम कहते हैं 7 जन्मों का ये फेरा है, तो ये जो जन्म चल रहा है वो कौन सा जन्म चल रहा है, ये शादी कितने जन्म हो चुके हैं और कितने जन्म इनके साथ और होने हैं। तो आपको जो है ये सब बातें पता चल सकती हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स पे ये डाल सकते हैं अपने अपने स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ, मैं बता दूंगा कि ये कौन सा आपका जो है वो जीवन है ये। अच्छा, क्या पितृदोष या पूर्व जन्म की जैसा भी मैंने बात करी तो विवाह को प्रभावित करते हैं ये भी? क्यों नहीं करते हैं। पितृ दोष हुआ या फिर किसी भी तरीके का दोष हुआ, हाँ। यानी कि एक जगह पर ये मैलेफिक जमावड़ा हो गया ग्रहों का, और अगर किसी भी तरीके से ये 7th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ। या किसी भी तरह से ये 4th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, या किसी भी तरीके से ये नवांश के अंदर परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो यस, शादी के अंदर परेशानी आएगी, तो हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं छोटी सी भ्रांति है वो खत्म करना चाहता हूँ पितृदोष को लेकर, कि पितृदोष जो है वो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लड़कियों को बता देते हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ होता। तो पितृदोष पहली बात उनको लगता नहीं है, क्योंकि जब तक लड़की अपने घर नहीं जाएगी तब तक उसका घर डिफाइंड नहीं हुआ, तो पितृदोष तो उनके पितरों का लगेगा। और लड़की जो है वो अपने पितरों का, जहां पर वो पैदा हुई है वहां पर उसका निवारण नहीं करती है नॉर्मली। तो आपके कुंडली में यदि आप लड़की हैं और किसी ने आपको पितृदोष कह रखा है तो आप चिंतित मत होइएगा जब तक शादी ना हो जाए। शादी होने के बाद भी ये देखा जाएगा कि आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप के अंदर पितृदोष है कि नहीं। यदि हस्बैंड के हॉरोस्कोप में पितृदोष होगा तभी आपका पितृदोष एक्टिवेटेड होगा, अन्यथा वो एक्टिवेट नहीं होगा। वो सिर्फ एक जमावड़ा है नेगेटिव प्लैनेट्स का, जो कि किसी न किसी भाव को किसी न किसी रूप से परेशान कर रहा होगा। अच्छा, क्या ग्रहों की कृपा से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एक असंभव लगने वाला विवाह है वो संभव हो सकता है? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन ही होता है। हाँ। कि मैंने ये कुंडली है लड़के की और ये कुंडली है लड़की की, क्या इनकी शादी हो सकती है? तो पहला क्वेश्चन हुआ। नहीं, असंभव वाला सर, एक तो नॉर्मल हमने दिखा दिया, असंभव का मतलब क्या हुआ कि मतलब सबने मना कर दिया नहीं सकता, लेकिन क्या कुंडली में देख सकते हैं, क्या ग्रहों का ऐसा प्रबल करा जा सकता है कि ये विवाह हो जाए? इसका एग्जांपल आप मुझे बताइए। एग्जांपल ये कि जैसे 2 लोग हैं, आपने उनकी कुंडली देखी कि इनके विवाह इनका नहीं हो सकता, लेकिन कौन से ग्रहों को ठीक करके उनका विवाह हम करा सकते हैं? वो मैंने आपको पहले बताया था। हाँ। कि एब्सोल्यूट जीरो कुछ नहीं होता जी, जीरो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ पोटेंसी होगी। हाँ। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर या वो 2 की कुंडली के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि जो जुपिटर है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, और जुपिटर जो कि कारक होता है मैरिज का, वो नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहा है दोनों हॉरोस्कोप्स के अंदर। तो हमको जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा, और जुपिटर यदि हम ठीक कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। अब जुपिटर ठीक करने का क्या मतलब होता है? ये नहीं है कि आपने हवन कीर्तन करना शुरू कर दिया और जुपिटर महाराज ठीक हो गए। हाँ। जुपिटर का मतलब होता है कि आपको विवाह को लेकर अपनी समझ को सही करना पड़ेगा। जुपिटर जो होता है परिवार का कारक होता है। आपको परिवार के अंदर एज अ कपल एडजस्ट होना नहीं आता है। जुपिटर अगर नेगेटिव है हॉरोस्कोप के अंदर तो ये कहता है वो, तो इसका मतलब आपको जो रिश्तेदार होते हैं, जो नातेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके साथ कैसे निभाना है कैसे नहीं निभाना है ये आपको समझ में नहीं आता। तो ये अगर आप ठीक करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल तो चल रहा होगा कि पूरे पॉडकास्ट में हमने विवाह को लेकर तो बात कर ली लगातार अभी तक, लेकिन अगर किसका विवाह नहीं हो रहा है, क्या बिना कुंडली दिखाए कोई ऐसा वो उपाय कर सकता है जिससे उसके ग्रह प्रबल हो जाए और उसके विवाह में जो अड़चन चल रही थी लंबे समय से वो दूर हो जाए, विवाह हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका विवाह नहीं हो रहा और आपको लगता है कि बस होते होते रह जाता है, बातचीत कहीं पर आके टूट जाती है, विफल हो जाती है, तो आपको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। और माँ भगवती की पूजा करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं पूरा का पूरा तरीका लिख दूंगा या आपकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका तरीका। आप वो सिंपल सी पूजा है घर में करना शुरू कीजिए। संकल्प के साथ की जाती है, यानी कि आप 11 बार करना चाहते हैं या 21 बार करना चाहते हैं या फिर 27 बार करना चाहते हैं। ये शुक्रवार के दिन की जाती है, यानी फ्राइडेज को की जाती है।
करना शुरू कीजिएगा तो मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचेगी नहीं गाड़ी और शादी बीच में ही हो जाएगी। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा भी तो देखा जाता है सर, जब विवाह हो जाता है, जैसा भी हमने बीच में बात करी थी, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब शादी होती है तो कहा जाता है लड़की जब आती है तो लड़के का भाग्य बदल जाता है, लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी के बाद जीवन और ज्यादा बिखर जाता है, उलझ जाता है, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ लगी रहती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, हम स्क्वायरली किसी को हम ये बेनिफिट नहीं दे सकते कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, हाँ। या फिर तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बहुत खराब हो गया। ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, 10-20-25% का फर्क पड़ता है, लेकिन हम ना तो उसको दे सकते हैं क्रेडिट ज्यादा, और ना ही, क्योंकि अगर हम क्रेडिट देना शुरू कर देंगे तो जो परेशानी होगी वो भी देंगे लोग। वो कहेगी मेरी बहू आई थी तो उसके तो बहुत अच्छे सोने के पैर थे, मेरा तो ये हो गया, और दूसरा कहेगा कि मेरी बहू आई थी तो ये हो गया, कुत्ता मर गया घर में, और ये हो गया और वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो स्क्वायरली हम किसी को ना तो बेनिफिट दे सकते हैं और ना ही हम किसी को बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव कर सकते हैं। यदि किसी के साथ कोई नेगेटिविटी हो रही है तो प्राइमरी हॉरोस्कोप तो उसी का है ना। मान लीजिए कि आपकी नौकरी छूट गई, तो आपके अपने कर्मों की वजह से छूटी होगी ना, आपके अपने हॉरोस्कोप उसके अंदर पार्ट प्ले कर रहा होगा। आपके साथ कुछ हो गया, यार कि आपको कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, तो भाई उसकी कुंडली जो है वो भी तो प्राइमरी होगी। वो एक लड़की या लड़का जिसकी शादी अभी हुई है, वो उस कुंडली के ऊपर कैसे सुपर पावर होके और उसको वो कर सकती है, जबकि उसकी अपनी कुंडली प्राइमरी गवर्निंग फैक्टर होती है। जो मेरे साथ होना है वो मेरी कुंडली के अंदर होना चाहिए, तभी तो होगा। अगर वो नहीं है तो मेरे लिए कोई भी कुंडली असरदार नहीं हो सकती। मेरी कुंडली के अंदर अगर परेशान होना लिखा होगा, अच्छा होना लिखा होगा, पैसे बेकार करना लिखा होगा, पैसे कमाना लिखा होगा, तो ये मेरी कुंडली में लिखा होगा, किसी और की कुंडली से इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, बहुत सारे लोग ना एक चीज को और कहते हैं, जो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, सुने हैं, कि हमने बिना कुंडली मिलान करे शादी कर ली, हमने किसी ज्योतिष से कुंडली नहीं दिखाई थी, हमारी शादी हो गई, हमारा सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो कुंडली मिलान फिर जरूरी क्यों है? जब बिना कुंडली मिलान के ही जीवन अच्छा चल रहा है तो किसी व्यक्ति का। ऐसे किस लोगों ने आपसे कहा? सर, मैंने बहुत सारे कमेंट्स इस लोगों ने पॉडकास्ट में देखे हैं और ज्योतिषों से मैंने सुना है कि बिना कुंडली मिलान शादी कर लेते सब कुछ सही चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जिसने कुंडली नहीं मिलाई, या फिर वो जिसने कुंडली नहीं मिला के शादी की, उसकी शादी अच्छी चल रही है, वो पॉडकास्ट हमारा देखेगा ही नहीं जी। वो तो क्योंकि मजे में है, वो मजे में चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे पास जब हॉरोस्कोप मिलाने के लिए आते हैं तो 10 में से 7 हॉरोस्कोप जो है वो मिलते हैं। अच्छा। 3 हॉरोस्कोप ही नहीं मिलते। वो कौन से होते हैं जो नहीं मिलते? मैं बताता हूं, पहले आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। 10 में से 7 हॉरोस्कोप नहीं मिलते, यानी कि उन 10 लोगों ने शादी कर ली होती जी, तो 7 लोग जो हैं उनका विवाह अच्छा चल रहा होता, क्योंकि उनको हॉरोस्कोप तो मिले ही हुए थे। 3 हॉरोस्कोप उसमें से ऐसे थे जो कि विकट थे, परेशानी वाले थे, जो हम बताते हैं कि हाँ ये शादी नहीं होनी चाहिए। वो हॉरोस्कोप जो है वो परेशानी वाले थे। तो यानी कि स्ट्राइक रेट यह है कि अगर आपकी शादी आप बिना कुंडली मिलाई करें तो 60% चांसेस है कि आपकी शादी चल जाएगी। अच्छा। और यदि आपने एक बार कुंडली सही तरीके से मिलवा ली तो 100% आपको पहले पता लग जाएगा कि शादी चलने वाली भी है कि नहीं चलने वाली। अच्छा, आपके पास बहुत सारे हिंदू लोग आते होंगे जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं। मैं अब थोड़ा सा रिलीजन की बात करता हूँ। क्या अदर रिलीजन के लोग भी आपके पास आते हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहा, शादी में दिक्कत थी कि आचार्य जी, पंडित जी, हमारी शादी नहीं हो पा रही, हम क्या करें? तो उनके लिए आप क्या बताते हैं? देखिए, मेरे पास रिलीजन के अलावा मेरे पास तो बहुत देशों के लोग आते हैं। जैसे हम आसपास की बात करें तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और सऊदी, दुबई, और से भी आपके पास आते जी जी। और अगर हम थोड़े से आगे चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यहाँ के सारे लोग आते हैं। और जब ये अलग अलग लोग होते हैं तो इनके बिलीफ्स भी अलग अलग होते हैं। और आपने मेरे साथ बहुत पॉडकास्ट किए हैं आमिर, तो मैं नॉर्मली उपायों को इस प्रकार से बताता हूँ कि आपके कर्मों को करेक्ट किया जाए, ना कि अगर आप कहें कि सर मेरा ना ये काम नहीं चल रहा, तो मैं कहूंगा कि भाई अपने इस चीज को ठीक करो, तो वो सारे के सारे आपके कर्मों से भी ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर की घंटी ही बजानी हो। तो वो सबके सबों को उपाय बताए जाते हैं उनके रिलीजन के हिसाब से, उनके बिलीव्स के हिसाब से, जिसको करने में उनको किसी भी तरीके की कोई आपत्ति ना हो। तो चिंता मत कीजिए, वो लोग जो भी आते हैं वो सबके सब खुश हैं। मॉरिशस के कितने लोग आते हैं कि सबके सब खुश हैं, उपाय करते हैं जो बताए जाते हैं, जो वो सहजता के साथ कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर तरक्की करते हैं। बिल्कुल, और इसलिए ही आपको सबसे अलग और सबसे खास बताया जाता है सर ज्योतिष की दुनिया में, क्योंकि एक बहुत पुराना नाम
डॉक्टर विनय बजरंगी जो लोगों के जीवन को लगातार बदल रहा है। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे सर ये है, अभी तक शादी को लेकर बात कर रहे थे शादी को लेकर, अब ना थोड़ा सा लव रिलेशनशिप को मैं एक आखिरी में क्वेश्चन पूछ जाता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे जिनका लव रिलेशन सही से नहीं चल पाता, तो उनके लिए क्या कोई उपाय बताएंगे और कारण भी बताएंगे क्यों नहीं चल पाता? देखिए, लव जो है वो बड़ी जो है वो पेचीदा चीज है। पेचीदा क्या, एक ऐसी चिड़िया है जो कि बहुत चंचल होती है। जी। तो इसके अंदर कोई कमिटमेंट तो होती नहीं है, क्योंकि शादी हुई नहीं होती है। तो छोटी छोटी बातों पे नाराजगी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे प्रेम भी हो जाता है। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि अगर आपके बीच में लव है तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि ये लव जो है इसकी इसकी आगे क्या वाला है, इसका इसका जो अंतिम नतीजा क्या निकलने वाला है। क्योंकि लव बहुत खतरनाक आइटम हो जाती है एक समय के बाद, कि आपने साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट किए और उसके बाद पता लगा कि किसी कारण से आपके बीच में संधि विच्छेद हो गया, तो वो 3-4 साल का जो बोझा दिमाग के ऊपर होता है वो अगले 3-4 साल तक नहीं जाता और आदमी 35-38 साल तक पहुंच जाता है और सोचता है हाय मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर लव है, बहुत अच्छी बात है, हॉरोस्कोप को एग्जामिन कीजिए, इस लव को मैरिज के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएं बहुत ज्यादा और फिर जो है परेशान होके मजनू और लैला की तरह घूमते रहें। बिल्कुल सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट रहा। आपने बहुत डीपली सर चीजें आज समझाई हैं शादी को लेकर, क्योंकि लोग ना परेशान रहते हैं कुंडली को लेकर या कैसे समझाएं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत मजा मुझे भी आया, लोगों को भी आएगा, और लोगों के कमेंट्स और रिप्लाई कॉल्स भी बहुत आपके पास आने वाले हैं कि क्या सब चीजें आगे ठीक करनी है। थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट में आए। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।